हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हमने देखा था ओम्स लॉ का प्रूफ देखा था। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमने देखा था किस तरह से होता है, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, जहाँ पर जे और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद हमने देखा था लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, कहाँ कहाँ ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, या मेटल्स में भी अगर फॉलो करता है तो किस लिमिट तक फॉलो करता है। ये सब हमने अपने हमारे लास्ट क्लास में देखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर आपको रेजिस्टिविटी नहीं पता है क्या होती है तो आपको पहले वाले लेक्चर्स ज़रूर से देखने चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप की के मैटर जैसे कि अलग अलग टाइप का जो मैटर हमारे पास जो भी मैटर अवेलेबल है, जैसे मेटल्स हो गए, कुछ नॉन मेटल्स हो गए, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, अलग अलग तरह की चीज़ों में जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस तरह से वेरी करती है, ये हम देखते हैं। मैंने 4 कैटेगरी में मैटर को डिवाइड कर लिया है यहाँ पे, जो मोस्टली आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उन 4 कैटेगरीज में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है। एक तो है मेटल जो कि कंडक्टर्स होते हैं, दूसरे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि लिक्विड में कंडक्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में। दूसरे हैं सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनमें टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी वेरी करती है, यानी टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो करंट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम कर दोगे तो करंट कम हो जाएगी। इस तरह के मटेरियल्स होते हैं। इनको डिटेल में आप 14 चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर बस हम ये देख लेंगे सेमीकंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। फिर उसके बाद हमने देखा है इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और इंसुलेटर्स के अंदर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नुकसान करेगा। तो ये सब हम देखेंगे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था M/NE² टाउ। ये रेजिस्टिविटी है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मेटल्स में बात करते हैं कि मेटल्स में रेजिस्टिविटी किस तरह से वेरी करेगी। देखिए, मेटल्स के केस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर को बढ़ाने से ये मेटल्स के अंदर ये जो एटम्स होते हैं, मेटल के अंदर ये जो एटम्स होते हैं, जिनके बीच की इंटर स्पेसिंग जो होती है वो फिक्स्ड रहती है, क्योंकि मेटल कैसा होता है? मेटल सॉलिड होता है। ये अब एक इलेक्ट्रॉन जो कि इस एटम से निकला और ये भागकर दूसरे एटम के पास गया, इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो क्या रहेगा? इसका सेम रहेगा, क्योंकि मेटल्स के बीच की इंटर स्पेसिंग, मेटल में एटम्स के बीच की जो इंटर स्पेसिंग होती है वो फिक्स रहती है, ठीक है। तो जैसे ही हमने क्या करा, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर को बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड M × टाउ। टेम्परेचर को बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर को बढ़ाने से। अच्छा चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रोल तब आएगा जब आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अभी हम एक नॉर्मल मेटल की बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ से निकल के जाने वाला इलेक्ट्रॉन जब वो यहाँ तक जाएगा और इससे टकराएगा, ठीक है, तो ये जो पाथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फ्री पाथ बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्री पाथ है, यहाँ पर इसके कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से डिनोट करते हैं। अब जैसे ही हमने इसकी टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 12 mv²। ये वाली जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी? ये थर्मल वेलोसिटी है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब हमने उसके अंदर एनर्जी बढ़ा दी। अब एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में तो अपीयर होगी। एनर्जी कहाँ जाएगी? एनर्जी जाएगी इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी में। अब ये इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज हो जाएगी, तो जो हमने एनर्जी दी, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो कहाँ गई? वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में गई। काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी में गई। अब जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अब ये वाला पाथ, ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये तो है फिक्स्ड, पर जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या हो गया? ये रिलैक्सेशन टाइम जो होता है टाउ, ये डिक्रीज हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है। डिस्टेंस फिक्स है और टाइम हमने क्या कर दिया? टाइम हमने
सॉरी डिस्टेंस फिक्स है और वेलोसिटी इंक्रीज कर दी। वेलोसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा। अब इस यहाँ पर आते हैं रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में। यहाँ पर अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, अगर ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मेटल्स में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। क्या हुआ, टेम्परेचर को बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब हमने उसको क्या किया, हमने उसको हीट किया। हीट किया मतलब हमने उसको एनर्जी दी। अब वो एनर्जी किसको मिली, वो एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ना तो एम बढ़ सकता है और हाफ तो कांस्टेंट है, एम तो बढ़ेगा क्या, बढ़ेगी उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी, थर्मल वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई। अब दो एटम्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो तो सेम है, वो तो नहीं बदल रही है, तो पर वेलोसिटी बढ़ गई तो वो जो रिलैक्सेशन टाइम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो कोलिजन्स के बीच का, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम। रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो गया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से क्या हुआ, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में रिलैक्सेशन टाइम कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है। रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज डिक्रीज हो रही है, दूसरी इंक्रीज हो रही है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स पे। इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए, अगर ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, आप किसी भी लिक्विड को गर्म करिए, गर्म करने से क्या होगा, जैसे मान लिया आप शहद को गर्म कर रहे हो, शहद को गर्म करने से क्या होगा, शहद का गाढ़ापन जो है वो कम हो जाएगा। फिर आप उसमें ऐसे हाथ हाथ लहरा के लेकर जाइए तो आपको गर्म शहद में, मतलब जब आपने उसको गर्म कर लिया और अब हम उसके अंदर हाथ तो नहीं, हाथ तो हमारा जल जाएगा, कोई दूसरा मटेरियल लेके जाओगे तो वो इजीली उसके अंदर बहेगा, फ्लो करेगा उसके अंदर इजीली, एज कंपेयर टू जो गर्म नहीं है उससे। तो ये इतना इजी कैसे हो गया, जैसे ही हमने उसको गर्म किया, गर्म करने से क्या हुआ, शहद की जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी हो गई उसकी कम। विस्कोसिटी मतलब लिक्विड में फ्रिक्शन, लिक्विड में फ्रिक्शन कम हो गया, तो अब उसके अंदर जो फ्लो होने की एबिलिटी है वो चीज़ जो है वो इंक्रीज हो गई। जैसे ये हमने हमने एक सेल ले लिया, सेल के अंदर है इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर बहुत सारे आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। ठीक है, जैसे हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करा, इंक्रीज करने से क्या हो गया, इसकी विस्कोसिटी में क्या हो गया, विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई। विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई मतलब अब यहाँ पर जो चार्ज कैरियर पहले फ्लो हो रहा था वो ज़्यादा इजीली और जल्दी फ्लो होकर दूसरे इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा। तो जितनी जल्दी ये यहाँ पर जाएगा उतनी ज़्यादा ये करंट बनाएगा, और करंट बनाएगा, जितनी ज़्यादा करंट बनाएगा तो मतलब रेजिस्टिविटी का क्या हुआ, रेजिस्टिविटी कम हो गई, क्योंकि करंट बढ़ रही है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर चार्ज कैरियर्स का फ्लो ज़्यादा ईजी हो जाएगा एज कंपेयर टू बिफोर। अगर चार्ज कैरियर्स का फ्लो इजी हो गया, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, चार्ज कैरियर्स को रोकना, तो अब उसकी रोकने की ताकत कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हमने उसको गर्म कर दिया, गर्म करने से क्या हो गया, विस्कोसिटी कम हो गई। उसी तरह से टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हुआ, विस्कोसिटी डिक्रीज हुई। विस्कोसिटी डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी, विस्कोसिटी डिक्रीज होने से क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट्स में रेजिस्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स में रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, दूसरे टाइप के मटेरियल्स आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स बेसिकली आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, सिलिकन, जर्मेनियम, ठीक है, एंड सो ऑन। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं ये इस तरह से होते हैं। तो अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके पास कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, पर जैसे आप जानते हो ग्रुप 14 के बारे में, यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं, ये शेयरिंग से बनते हैं। जैसे ये सिलिकन है, ये सिलिकन है, दोनों के पास 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये दोनों क्या करेंगे,
आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे और अपना जो ऑक्टेट है वो पूरा करेंगे जैसे कार्बन करता है। तो जैसे हमने इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने से कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वीकर होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। टेम्परेचर के बढ़ाने से ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये जो इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है, ये बॉन्डिंग टूट जाती है। ये बॉन्डिंग टूट जाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, अगर ये बॉन्ड टूटने से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ऐसे जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, कंडक्टिंग। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ना। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने से क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। पर हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर्स का केस हो गया। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन का कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो टूट जाएगा और सिलिकॉन सिलिकॉन का कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा बॉन्ड टूटते रहेंगे और जितने ज़्यादा बॉन्ड टूटते रहेंगे उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं इंसुलेटर्स पे। इंसुलेटर्स में भी क्या होता है, इंसुलेटर्स में भी टेम्परेचर के बढ़ाने से टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। रीजन वही सेम है। इंसुलेटर्स में भी क्या होता है, इंसुलेटर्स में भी जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से उनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे और जैसे जैसे ही वो बॉन्ड टूट जाएंगे, बॉन्ड टूटने के साथ क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे और इंसुलेटर्स कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जस्ट एज इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। बट सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको मिलेंगे, तो ये बॉन्ड जो है जल्दी टूटते हैं। इंसुलेटर्स में बॉन्ड को टूटने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमें चाहिए। ठीक है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर देखिए, अगर आप इंसुलेटर्स को देते हैं, इंसुलेटर्स में जैसे वो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर देने से आइदर क्या होता है, आइदर इंसुलेटर जल जाता है। ठीक है, बहुत कम ही ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो उतना ज़्यादा टेम्परेचर बियर करके कंडक्टिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर्स के केस में आप ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। कुछ ग्राफ्स मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ जो कि एग्जाम में इंसुलेटर्स का ध्यान रखना। टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, अंदर के जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्ट करने के लिए। बट इंसुलेटर्स में बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सेमीकंडक्टर्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स वीकर होते हैं तो कम टेम्परेचर पे टूट जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे आते आते या रूम टेम्परेचर से थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर पर टूट जाते हैं। बट इंसुलेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर या तो इंसुलेटर जल जाता है, तो बहुत कम मटीरियल्स हमें ऐसे मिल पाएंगे जो कि इंसुलेटर्स मिल पाएंगे जो कि कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ मटीरियल्स के लिए यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ। मेटल्स में कॉपर का ग्राफ बना के दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि एनसीईआरटी में अवेलेबल और एग्जाम में दिखा के पूछा जाता है कि ये ग्राफ किसका है और क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मेटल्स में कॉपर का ग्राफ जो है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि कॉपर की रेजिस्टिविटी आप बताइए कैसे वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। ये कॉपर की रेजिस्टिविटी हो गई, किसके लिए, ये कॉपर के लिए। कॉपर के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है, देखो रेजिस्टिविटी जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ते जा रही है। तो ये ग्राफ जो होता है लीनियर नहीं होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है। ठीक है, ये हो गए
मेटल्स के लिए। दूसरा मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ये जैसे टेम्परेचर कम था रेजिस्टिविटी ज़्यादा थी, टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो कर्व जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। किसके लिए है ये? सिलिकॉन के लिए। दूसरे सेमीकंडक्टर्स में भी ग्राफ इसी तरह का बनेगा, बट मेटल्स के साथ अलग अलग वेरी करेगा। अब हम एक कैटेगरी और पढ़ते हैं मटेरियल्स के लिए, जो कि क्या होते हैं, अलॉयज। अलॉयज, अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज दो मेटल्स, दो से ज़्यादा मेटल्स को पिघाल कर, मेल्ट कर कर हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर देते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट, प्रॉपर्टीज़ में कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए हम क्या करते हैं, एलॉयज बनाते हैं। किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी का आपको मॉडिफाई करना है तो आपने एलॉय बना दिया। जैसे आप देख रहे हो कि आयरन में रस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको रस्टिंग को अवॉइड करना है, तो आपने क्या किया, आयरन को मिक्स कर दिया दूसरे मेटल्स के साथ, ताकि उसकी जो रस्ट वाली प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाए, और जो अलॉय बनता है वो क्या होता है, वो स्टील होता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक अलॉय की बात करते हैं हम, नाइक्रोम की। किस किस का बना होता है ये अलॉय? ये बना होता है निकल और क्रोमियम का। अलॉयज की एक खास बात होती है, अलॉयज में रेजिस्टिविटी जो होती है टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ये वेरी नहीं करती है। अलॉयज के साथ रेजिस्टिविटी जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेजिस्टिविटी है वाई एक्सिस पर, ये है 1.10। किस में है ये ओम मीटर में है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, ये 1.10 है और ये 1.20 है, और यहाँ पर टेम्परेचर देखिए ये 0 हो गया, ये 200, और मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है तो यहाँ पर मैं 800 दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से 0 से लेकर हम गए 800 तक, टेम्परेचर हमने इंक्रीज करा, 0 से 800 तक हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा है। 0 से 800 तक हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। रेजिस्टिविटी में चेंज देखिए, 800 ये किस में है, ऑल्दो ये केल्विन में है, बट फिर भी टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा है। 0 केल्विन से 800 केल्विन, 800 केल्विन का मतलब टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा और काफ़ी ज़्यादा होगा। 500 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आया, चेंज इन रेजिस्टिविटी डेल्टा रो, ये कितना आया, चेंज इन रेजिस्टिविटी आया आपका 0.1 ओम मीटर। मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करने में भी रेजिस्टिविटी में चेंज जो है वो काफ़ी कम आया। इसीलिए क्या होते हैं, लैब में जितनी भी डिवाइसेस आपको मिलेंगी वो सब एलॉय से बनी हुई होगी। एलॉय से इसलिए बनाते हैं ताकि मेजरमेंट लेते वक्त, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेते वक्त ये रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो जाए। जैसे वोल्ट मीटर में आप कुछ वायर यूज़ करोगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, अभी आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर, ये काम आते हैं रेजिस्टेंस नापने के, कुछ वोल्टेज को कंपेयर करने में। तो यहाँ पर जो हम इनको बनाने में जो वायर यूज़ करते हैं वो एलॉय के वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि एलॉयज की रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहती है, टेम्परेचर के साथ नहीं बदलती है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत हीटिंग इफेक्ट, मान लीजिए आप कॉपर का वायर यूज़ करते हैं और थोड़ा बहुत हीटिंग इफेक्ट हो जाता तो उसकी रेजिस्टिविटी वेरी कर जाती है, और हमारी हम जो उसको मेजर करना चाह रहे थे, हम कोई दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू नापना चाह रहे थे, वैल्यू में क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जो वायर हम यूज कर रहे हैं, जिस सपोज आप मीटर ब्रिज यूज कर रहे हो किसी का रेजिस्टेंस नापने में, कैसे यूज करेंगे वो हम देख रहे हैं। अभी आप देख लो, बस एक डिवाइस है मीटर ब्रिज जिसको हम यूज करते हैं किसी का भी रेजिस्टेंस नापने में। अब अगर मीटर ब्रिज के अंदर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस वेरी कर गया, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं उसकी रेजिस्टेंस भी वेरी कर जाएगी। तो हम ये चाहते हैं मीटर ब्रिज के वायर की रेजिस्टेंस ना बदले। तो हमने क्या किया, हमने मीटर ब्रिज के रेजिस्टेंस के वायर को किससे बनाया, हमने उसको अलॉय से बना दिया। अलॉय के बनाने से क्या हुआ, जैसे उसमें से करंट फ्लो होती है, जैसे आप जानते हो करंट जैसे ही फ्लो होती है तो करंट हीट जनरेट करती है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हीट जनरेट होने की वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो ना बदले। तो इसीलिए मीटर ब्रिज के केस में या दूसरे डिवाइसेस जो भी लैब में आप यूज़ करते हो, प्रैक्टिकल डिवाइसेस जो आप यूज़ करते हो, उसमें बेसिकली अलॉयज का यूज़ होता है, ताकि उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ना बदले और हमारी रीडिंग्स में कोई चेंज या फिर कोई एरर, या फिर एरर आए भी तो भी बहुत कम से कम आए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी।
अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी इन मेटल्स। मेटल्स की रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा डीपली और स्टडी करते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर रेजिस्टिविटी जो होती है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। तो किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ये जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है, जैसे मान लीजिए अभी टी टेम्परेचर पर या टी नॉट टेम्परेचर पर इनिशियली किसी मेटल की रेजिस्टिविटी जो है वो रो नॉट है, ठीक है। हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी जो रेजिस्टिविटी है ये भी बदल गई, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी में चेंज कितना है, रेजिस्टिविटी में चेंज आया रो माइनस रो नॉट, ये आया चेंज इन रेजिस्टिविटी। ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टिविटी डेल्टा रो। ये डेल्टा रो कब आया, जब आपने टेम्परेचर कितना चेंज किया, विथ टेम्परेचर डेल्टा टी। और ये डेल्टा टी क्या है, ये डेल्टा टी है टी माइनस टी नॉट। जब आपने इतना टेम्परेचर चेंज किया तो रेजिस्टिविटी में इतना चेंज आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि ये चेंज इन रेजिस्टिविटी किस किस पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताता हूं, ये जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है डेल्टा रो, ये डिपेंड करती है कि मटेरियल की इनिशियल रेजिस्टिविटी कितनी थी, उस पर डिपेंड करती है। तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा इनिशियल में जितनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, ठीक है। इनिशियली मान लीजिए रेजिस्टिविटी कम थी तो टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन आएगा वो भी कम आएगा। और उसके साथ ये वेरी करती है कि टेम्परेचर आपने कितना बदला है। ये टी माइनस टी नॉट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी वेरी करेगी। इन दोनों इक्वेशंस को हम करते हैं कंबाइन करने से हमने देखा जो डेल्टा रो आया ये प्रोपोर्शनल आया किसके, रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट के। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट हम लगाएंगे, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है अल्फा। ये कांस्टेंट ध्यान रखना है, ये क्या है, अल्फा है, अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, अल्फा क्या है, और ये डेल्टा रो क्या है, ये डेल्टा रो है रो माइनस रो नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट। अल्फा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो अल्फा क्या है, अल्फा इज रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। ये किसकी वैल्यू आई है, ये अल्फा की वैल्यू है। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टिविटी का, दिस इज अल्फा। प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ इसको आप कंफ्यूज मत होना, ये अल्फा है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ये है, ये दोनों जगह मैंने ये सिर्फ ये अकेला प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये भी क्या है, ये भी अल्फा है, ये ए जैसा मैंने बना दिया है, और ये वाला भी क्या है, ये वाला भी अल्फा है, इसको मैंने ए जैसा बना दिया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा क्या है, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हम इसके फॉर्मूले से बना देंगे, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमने कैसे बनाई, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये अल्फा की डेफिनेशन हो गई। तो ये अल्फा की डेफिनेशन हमने बनाई, अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी डेफिनेशन हमने ये बनाई है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी। रो माइनस रो नॉट क्या है, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो दिस इज डिफाइंड एज रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अब हम कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता रहा हूँ, और
फिर आपको देखना है कि कौन से मटेरियल ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ये कुछ मटेरियल्स मैंने लिखे हैं, इनकी रेजिस्टिविटी के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो होती है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। और सिल्वर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? सिल्वर की रेजिस्टिविटी के बारे में नहीं, हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे थे कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करने में रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा। तो सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा सिल्वर का 0.0041 टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सिल्वर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। कॉपर का सिमिलरली कॉपर का आ जाएगा 0.0068। ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा? एल्यूमिनियम का हो जाएगा 0.0043। आयरन का आप देख सकते हैं, आयरन का थोड़ा सा ज्यादा है, 0.0065। ठीक है, ग्लास, ये ग्लास क्या होते हैं? ये ग्लास वगैरह सब इंसुलेटर्स होते हैं। तो इसके अंदर जो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, रेजिस्टिविटी में चेंज ये बेसिकली ये सब क्या है? ये इंसुलेटर्स हैं और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी में चेंज आता है। तो इनमें यहाँ पर हम चेंज लिख देते हैं नेग्लिजिबल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, टेम्परेचर को बढ़ाने से उनके बीच के बॉन्ड टूटना जरूरी है। जब उनके बीच में बॉन्ड टूटेंगे तभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे और तभी रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। बट क्योंकि टेम्परेचर ऐसा करने के लिए हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसा बेसिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, आने पर रेजिस्टिविटी जो है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज होएगी। आप देख सकते हैं सिल्वर में जो रेजिस्टिविटी का चेंज है 0.0041, काफ़ी अच्छा कंडक्टर माना जाता है सिल्वर। फिर उसके बाद है कॉपर में ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम में कम है, आयरन में थोड़ा सा बीच में है। किसके बीच में है? कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में। ये थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल बनता है इसका तो आपको ये वैल्यूज़ जो है वो दे दी जाएगी, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाया है। ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर्स कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स यहां पर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वायर बाउंड और दूसरे होते हैं कार्बन रजिस्टर्स। वायर बाउंड रजिस्टर्स में क्या होता है? वायर बाउंड रजिस्टर में जैसे हमने एक ये इंसुलेटर ले लिया और इसके ऊपर एलॉय की वायर हम लपेटते गए। एलॉय की वायर क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ कम बदलेगी, तो ये बन गया एक रेजिस्टेंस। क्योंकि इसकी खुद की एक रेजिस्टेंस होगी, तो हमने जितना रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमने उस अकॉर्डिंग वेरी कर लिए और हमने जो है वो रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, तो इसके ऊपर हम वायर्स ऐसे लपेटते गए और हमने क्या बना लिया? हमने इसको एक रेजिस्टेंस बना लिया। तो इस तरह के रेजिस्टेंस जो होते हैं, जो इंसुलेटर्स पे ऐसे वायर लपेट के, इंसुलेटेड वायर लपेट के रेजिस्टेंस बनाया जाता है, इस तरह के रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं वायर बाउंड। कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं? कार्बन रेजिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे लैब में। जब अपन लैब में चलेंगे तो मैं आपको लैब में दिखाऊंगा कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं। कार्बन रेजिस्टर्स बेसिकली दिखने में बहुत छोटे और इस तरह के होते हैं और इसके ऊपर कुछ कलर्स होते हैं। ये कलर्स पढ़कर हम बता सकते हैं कि इस कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होगा मैं यहाँ पर आपको एक कार्बन रजिस्टर ज़रूर से आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है और हमने कैसे निकाली। ठीक है, कार्बन रजिस्टर्स मैं आपको दिखा दूंगा, बट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ कि रेजिस्टेंस हम इसकी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन रजिस्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस इंडिकेट करने का साइंटिस्ट का एक स्पेशल तरीका होता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं? उसके ऊपर कलर की कोडिंग कर देते हैं, कलर की कोडिंग कर लेते हैं ताकि कोई भी कंट्री हो, यूनिवर्सली कलर तो हर जगह सेम ही रहता है, तो
जैसे मान लीजिए कई बहुत सारी कंट्रीज ऐसे होती है जहाँ पर इंग्लिश नहीं होती और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो हमें समझ में नहीं आती, तो इसको यूनिवर्सल रखने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, इसके ऊपर कलर से कोडिंग कर दी। तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, जैसे ये देखिए ये कार्बन रजिस्टर हुआ, ये कार्बन रजिस्टर हुआ, अब इस कार्बन रजिस्टर के ऊपर ये कलर से पट्टियां बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इन्होंने इस कलर की पट्टियां बना दी है इसके ऊपर कलर से, अलग अलग कलर से। ये 3 पट्टियां पास होती है और जो 4th रिंग होती है ये थोड़ी दूर होती है और कई जगह आपको ये 4th रिंग देखने को भी ना मिले। ये 4 अलग अलग रंग की पट्टियां होती है। ये वाला जो बैंड है 4th रिंग, ये 1st रिंग है, इस 2nd रिंग है, 3rd रिंग है और ये 4th रिंग। 4th रिंग आपको बहुत सारे केसेस में नहीं भी देखने को मिल सकती है और कई जगह देखने को भी मिल सकती है। तो इन चारों कलर से आप ये कैसे पहचानोगे कि इस पर इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है। तो मैं बता देता हूं आपको, जो 1st रिंग होती है ये आपको बताती है नंबर, कौन सा नंबर, 10th प्लेस का नंबर। 2nd रिंग जो है या ये भी आपको क्या बताएगी, ये भी आपको नंबर बताएगी। 3rd रिंग जो है ये आपको बताएगी मल्टीप्लायर। और जो 4th रिंग है ये आपको बताएगी टॉलरेंस। अब ये सारी चीजें क्या होती है हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना दी है। टेबल यूनिवर्सली फिक्स है, दुनिया के सारे साइंटिस्ट के पास ये टेबल है और इसको यूज करके वो रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल किस तरह से बनाई हमने, तो टेबल देखिए, एक तरफ मैंने कलर के नाम लिख दिए, एक तरफ नंबर लिख दिए, एक तरफ मल्टीप्लायर लिख दिया और एक तरफ टॉलरेंस लिख दिए, ठीक है। अब इनको देखिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो ये देखकर लिख दिए, हम इसको एग्जाम में कैसे लर्न करना है। तो आपके लिए आपका काम भी थोड़ा सा इजी कर देते हैं हम, इजी करके इसकी मैं आपको लर्न करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे इसको आपको इस तरह से लर्न रख सकते हैं, इसको BBROY, G से ग्रेट, ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग, ये वियरिंग नहीं लिखते हैं, वाइफ, गोल्ड, सिल्वर। तो अब आप इसको लर्न कैसे करेंगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीच में क्या ऐड कर लोगे, ऑफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ, ये हैज अ हमें ऐड कर लेना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, यहां पर हमें ऐड कर लेना वियरिंग, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो इस तरह से आपको कलर कोडिंग जो है वो याद रह जाएगी और एग्जाम में टेबल बनाकर आप इजीली लिख सकते हो कि किस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, ठीक है। अब ये शुरू के 2 जो बैंड्स होते हैं ये हमें बताते हैं कलर, ठीक है। फॉर सपोज फर्स्ट जो बैंड है ये बैंड आया रेड कलर का, चारों कलर्स के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह के कलर्स मिलते हैं। पहला बैंड जो है वो रेड कलर का है फर्स्ट, सेकंड जो आपको मिला वो ब्राउन मिला, थर्ड जो आपको मिला वो मिला है ब्लैक और फोर्थ जो आपको मिला है वो मिला है सिल्वर, ठीक है। अब हमें कैसे क्या लिखना है वो देखिए, पहला बैंड रेड कलर का है तो रेड कलर के आगे कौन सा नंबर है वो देखो, वो लिख दो। रेड कलर के आगे नंबर कितना है, 2, ठीक है, तो हमने 2 लिख दिया। फिर सेकंड कलर जो है ब्राउन, ये भी क्या बताता है, ये भी हमें नंबर बताता है, तो ब्राउन के आगे कौन सा नंबर है वो भी लिख दो, ब्राउन के आगे है 1, तो हमने 1 लिख दिया। थर्ड कलर जो कि क्या बताएगा हमें, थर्ड बैंड हमें क्या बताता है, मल्टीप्लायर। थर्ड बैंड कौन से कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लैक के आगे मल्टीप्लायर क्या है, 10 की पावर 0,
तो हमने 10 की पावर 0 लिख दिया। सिल्वर क्या बताता है, फोर्थ कलर जो बैंड जो होता है, फोर्थ कलर का बैंड हमें क्या बताता है, टॉलरेंस। सिल्वर का कितना टॉलरेंस है, 10%, तो हमने सिल्वर का टॉलरेंस 10% लिख दिया। अब हमें इसे एक्सप्रेस कैसे करना है, इसको एक्सप्रेस करना है 21 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 0 प्लस माइनस टॉलरेंस 10%। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस बेसिकली कितना हो गया, इसका रेजिस्टेंस बेसिकली हो गया 21 ओम प्लस माइनस 10%। अब ये प्लस माइनस 10% जो टॉलरेंस है ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस हर चीज़ की क्वालिटी होती है। तो हमने ये बोला दुकानदार ये जो बनाएगा टॉलरेंस, जिसकी टॉलरेंस जितनी ज़्यादा कम होगी उसका वो जो रेजिस्टेंस होगा वो उतना कॉस्टली होगा। कैसे, देखिए 21 ओम का रेजिस्टेंस है, अब दुकानदार ने बोला कि इसका टॉलरेंस जो है वो 10% प्लस माइनस हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है 10% कम और 10% ज़्यादा हो सकती है। मतलब इसकी जो वैल्यू है अगर 21 में से, तो इसकी वैल्यू 19 से लेकर 23 तक वेरी कर सकती है। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 19 से लेकर 23 तक वेरी कर सकती है। उसने आपको बताया तो 21 ओम का, बट उसकी वैल्यू 19 से 23 तक वेरी कर सकती है। पर अगर आप इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करें और इसकी जगह आप गोल्ड ले लेते हैं, फोर्थ रिंग में अगर आप कहोगे कि नहीं मेरे को तो 21 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए बट मेरे को वेरिएशन नहीं चाहिए उसके अंदर, आपने सपोज गोल्ड ले लिया, आपने गोल्ड ले लिया, तो यहाँ पर फोर्थ बैंड जो है ये गोल्ड की हो जाएगी। और गोल्ड अगर आपने ले लिया तो गोल्ड लेने से क्या होगा, इसका जो वेरिएशन कितना हो जाएगा, ये टॉलरेंस जो है ये प्लस माइनस 10% की जगह प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5% हो जाएगा। प्लस माइनस 5% होने का क्या मतलब है कि अब इसकी जो रेजिस्टेंस है प्लस माइनस 5 की तरह वेरी करेगी। मतलब अब इसकी जो रेजिस्टेंस है 20 से लेकर 22 ओम के बीच में वेरी करेगी। मतलब जितना कम टॉलरेंस होगा उतनी कम रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन होगी, और जितना ज्यादा टॉलरेंस होगा उतना ज्यादा वेरिएशन होगा। और नो कलर का मतलब 20% वेरिएशन हो सकता है। 20% वेरिएशन का मतलब 16 से लेकर 25 तक वेरी कर जाएगी रेजिस्टेंस। तो जितना कम टॉलरेंस होगा उतना कम रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन आएगा। तो आप जब रेजिस्टेंस खरीदने जाएंगे तो आप हमेशा कम टॉलरेंस वाला रेजिस्टेंस खरीदिएगा ताकि वेरिएशन जो है वो कम से कम मिले। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, आपको 4 बैंड्स दे दिए जाएंगे कलर के और आपको पूछा जाएगा कि अब आपको ये बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो आप उनकी स्टडी करके, इस तरह से स्टडी करके आप बता सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस कितना है। फॉर सपोज आपको रेजिस्टेंस दे दिया जाए 40 ओम, 40 इंटू 10 की पावर 3 आपको बता दिया जाए और प्लस माइनस 5%, ये बताकर आपको पूछा जाए कि इसकी कलर कोडिंग बताओ। तो 4 किसके सामने आ रहा है, देखिए टेबल में 4 आ रहा है येलो के सामने। तो पहला कलर किसका हो गया, पहला बैंड किसका हो गया, पहला बैंड बन गया येलो का। ठीक है, दूसरा क्या है, 0 किसके साथ आ रहा है, ब्लैक के साथ। तो दूसरा बैंड किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। तो पहला बैंड येलो, दूसरा बैंड ब्लैक। फिर थर्ड 10 की पावर 3, देखो 10 की पावर 3 कहाँ रहा है, 10 की पावर 3 आ रहा है ऑरेंज के सामने। तो थर्ड बैंड बना ऑरेंज कलर का। और फोर्थ बैंड देखो 5% कहाँ आ रहा है, गोल्ड। फोर्थ बैंड किसका बना, गोल्ड का बना। तो आप इस तरह से अगर आपको कलर कोडिंग नंबर दे दिया जाए, रेजिस्टेंस दे दी जाए ओम में, तो आप उसकी कलर कोडिंग बता सकते हो। इस तरह से दोनों तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में मोस्टली पूछा जाता है, तो आपको कलर कोडिंग जो है ये पक्का ध्यान रखनी है। ध्यान रखने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका भी बता दिया है, तो इसको याद करके आप कलर कोडिंग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कराया वैसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करेंगे। हालांकि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी समझने में। उसको हम रिकॉल कर लेंगे एक बार और फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हो सका तो चैप्टर के बीच में, नहीं तो चैप्टर के एंड में जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। 1 या 2 क्वेश्चन तो हम जरूर करेंगे इसके साथ साथ, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, बाकी बचे हुए कॉम्बिनेशन हम चैप्टर के बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ा, मेटल, इलेक्ट्रोलाइट, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, और अलॉयज में पढ़ा। अलॉयज में हमने देखा कि रेजिस्टिविटी जो है वो बदलती नहीं है। फिर हमने एक फॉर्मूला देखा कि मेटल्स के अंदर रेजिस्टिविटी किस तरह से वेरी करती है, और हमने पढ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो कि क्या होती है, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस और पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी, ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो काफ़ी कम रहती है।
ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, दो तरह के रेजिस्टर्स होते हैं, वायर बाउंड और कार्बन। लैब में दोनों अवेलेबल हैं, दोनों रेजिस्टर्स मैं आपको दिखाऊंगा, और हो सका तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में भी दिखाऊंगा जैसे मेरे पास अवेलेबल होते हैं। वायर बाउंड और कार्बन दोनों तरह के रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर हमने पढ़ा कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो कलर कोडिंग कैसे याद रखनी है ये मैंने आपको बता दिया है, आपको याद करना है इसको। एक मार्क का क्वेश्चन बोर्ड्स में ज़रूर पूछा जाता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कलर कोडिंग किस तरह से करनी होती है। ठीक है, तो अब अगली क्लास में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज हम इतना ही कर रहे हैं।